अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई किया था, जरूरत है कराने की? बहुत अच्छा सवाल था और इसको मैं लाजमी करवाया करता हूँ और पिछली क्लास में भी करवाया हुआ है। ठीक है, तरतीब ये हुआ करे कि पहले आप रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें। अच्छा भाई, आपस में प्लीज नहीं बोलिएगा, आज मुझे मत मजबूर करिएगा कि मैं आपको रोजे की हालत में होते हुए सजा दूं, नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा, लेकिन इस सवाल से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेंडिंग रह गया था। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑनलाइन वाले बच्चों ने बताया कि रहता है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं हैंडआउट्स के अंदर ऑनलाइन वालों के लिए ये चीजें जो है वो यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और उन्होंने कहा, लेक्चर अवला जा रहा होता है, उन्होंने कहा सर आपने ये पेस्ट तो किया हुआ था लेकिन लेक्चर में वो था नहीं। मैंने फिर लेक्चर पूरा सुना, बाकी नहीं था, तो मुझे पता चला सुबह वाली क्लास में छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, वहां पे किसी ने सवाल किया था, इस वजह से आपकी क्लास में वो देने से रह गया था। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑनलाइन वाले बच्चे हमें पता लग गया और हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट से ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी जहन में सवाल आपके आया नहीं, उस क्लास के बच्चों के जहन में आ गया तो उन्होंने पूछ लिया तो मैंने जवाब दे दिया। कभी आपके जहन में सवाल तो नहीं आया होगा कि हमेशा एडिशन यकम को हो रहा है और हमेशा डिस्पोजल 30-31 को हो रहा है, यानी कि मंथ के स्टार्ट पे हर सवाल के अंदर एडिशन होता है और मंथ के एंड वाली डेट पे डिस्पोजल होता है। क्या इससे हट के डिस्पोजल एडिशन की इजाजत नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, होता भी है प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन सवालों में नॉर्मली आपको ये नहीं आया करता ड्यूरिंग द मंथ, वो स्टार्ट ऑफ द मंथ एडिशन और एंड ऑफ द मंथ डिस्पोजल बताया जाता है। ठीक है ना, लेकिन लेट्स से आ जाए तो क्या करना है? तो इसमें हमें स्टैंडर्ड जो गाइडेंस देता है वो ये है कि जिस महीने में एसेट आता है, आवाज सही आ रही है सबको? हाइब्रिड वालों आवाज तस्वीर सही आ रही है? जिसमें जी कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। जिस महीने में, रोजे भी बढ़ते जा रहे हैं ना, बैटरी भी लो होती जा रही है। जिस महीने में एसेट खरीदा जाए उस महीने में जिस दिन मर्जी खरीदा जाए पूरा महीना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। आज हमने बात करनी है क्लास के एंड पे आखिरी 10 मिनट में, जो आपको मैंने परेशान करके भेजना होता है, उसमें चेंज इन एस्टीमेट की। तो उससे पहले ये बात आपसे मैं करूंगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एन एस्टीमेट, अंदाजा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एस्टीमेटेड यूज होती हैं। तो अंदाजे में को प्लस माइनस हुआ आपको कि जी आते हुए यकम जनवरी, आते हुए लेट से 10 जनवरी को आया था एसेट और जाते हुए जा रहा है ये लेट से 10 फरवरी को, तो आपने जो है वो जनवरी का पूरा महीना ले लिया, वहां से 10 दिन कम बनते थे, और उधर से फरवरी का पूरा महीना जो मैं बताऊंगा नहीं लेना, तो वहां से तो ये तो दिनों का फर्क पड़ रहा है। कुछ आप ऐसे सोचेंगे आप, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो दिनों की वजह से डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस के अंदर देखो, 100 रुपए का एसेट है ना, तो उसने 100 रुपए ही डेप्रिशिएट होना है, 110 तो नहीं हो सकता। बोलो, अब वो 100 रुपए का पैटर्न थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर हो गया पहले महीने में और आखिरी महीने में दिनों की वजह से, इधर अगर बढ़ गया तो उधर कम भी हो जाएगा, होना 100 नहीं डेप्रिशिएट है, तो इतने मसले वाली बात नहीं है। हम दिनों के ऊपर कैलकुलेशन करने नहीं चले जाते, मैक्सिमम जो हम जाते हैं डाउनवर्ड लेवल पर वो मंथली बेसिस ही है। तो मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो फिर उसूल क्या बना, जिस मंथ में एसेट खरीदा जाए उस मंथ में पूरा महीना एसेट को डेप्रिशिएट कर दो। ठीक है, वाइल वाली बात बाद में जी। क्या ये उसूल बना? फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द मंथ ऑफ एडिशन। अब इसकी एग्जांपल एक बना ली हमने। अगर ये एंड मिसाल के तौर पे हमारा है 31 दिसंबर 20 और हमने इस साल में, जो हमारा 31-20 वाला साल है, इस साल में हमने एक एसेट बेचा है जो यकम मार्च 20 को बेचा है, खरीदा है, एडिशन डेट ऑफ परचेज। ठीक है, बेचने वाला भी आएगा। हमने एक एसेट इस साल में यकम मार्च को खरीदा है, इसको तेज करा दें। अब अभी तक करते आए हैं, मुझे बताएं क्या फ्रैक्शन लगाते हैं सवाल में हम? 10/12। अच्छा, अगर 10 मार्च को आए तो फिर 9.67/12 कर लें? क्यों, क्या किसी ने इतने सवाल नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है? अच्छा, फुल मंथ एप्शन ऐसे ही जिम्मे लगा दी उसके बेचारे के। फुल मंथ एप्शन को हमने चार्ज करना है इन द मंथ ऑफ एडिशन, तो 10/3 को आए तब भी 10/12। कभी सवाल में आ जाए 30 मार्च को, अब तो फंस गए, अब तो बस एक दिन ही रह गया है, अब तो मार्च नहीं लोगे, अब भी मार्च से पूरा ले लेंगे। ठीक है, और अगर एसेट 31 मार्च को बिके, खरीदा जाए, एसेट 31 मार्च को खरीदा जाए, तो सिर्फ ये वो वाहिद डेट है अकाउंटिंग के अंदर, इस 31 मार्च को यकम अप्रैल भी कहा जाता है अल्टरनेटिवली, तो सिर्फ 31 मार्च को माफी है, क्योंकि 31 मार्च का मतलब यकम अप्रैल भी होता है। जी हाँ, क्यों सिर्फ इस वाले के ऊपर क्यों होगा? तो हम फिर क्या कर देंगे, ऐसी सूरत में हम 9/12 करेंगे। अब हम 10/12 नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वैसे सवाल आपको पर्चे के अंदर किसी तरह से आया करेंगे, एडिशन मंथ के स्टार्ट में ही आपको देगा। ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है। अच्छा, अब अगली बात आती है डिस्पोजल। तो
थोड़ा मैच तो अब करना है ना। अगर एसिड के आने पर पूरा मंथ उस महीने जिस महीने में आया था, आने वाला महीना पूरा महीना डेप्रिसिएशन ले ली थी, तो अब फिर मैच करना है दूसरी साइड पे, तो जाने वाला महीना भी पूरा कर लें। नहीं, जाने वाले महीने में कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे। देखो ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप मिसाल के तौर पर 30 को 10 को आ रहा है, आप एक मार्च से लेकर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कम भी इस्तेमाल हुआ तो आपने पूरा महीना डेप्रिशिएट कर लिया ना। तो फिर जब डिस्पोजल हो तो जितना इस्तेमाल हो फिर उस महीने में डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। यानी पूरा उसूल क्या बना, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। ये बात याद रखनी। आवाज मिस हो रही है भाई, थोड़ी सी कम कर देगा इस वजह से हो रही है, तो मैं थोड़ा ऊंचा बोल लूंगा। और ये एसी तेज करवा दें, बीच में एसी बंद है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी, तो फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। मिसाल लेते हैं, आपका एक एसिड यही ईयर 31 दिसंबर 20 है और हमने एक एसिड बेचा, डिस्पोजल डेट थी उसकी 12 सितंबर 20 जी। क्या फ्रैक्शन लगाएं? 9th मंथ को नहीं लेना, सितंबर को नहीं लेना। डेट ऑफ सेल ये मंथ ऑफ डिस्पोजल सितंबर है ना, तो सितंबर को पूरे का पूरा लो ही ना। इसका मतलब 8/12 जी। स्टूडेंट जरूरी नहीं है 30 वाला 30 पे खत्म होगा बेटा। 30 पे, क्योंकि मार्च वाला महीना 31 को होता है ना, तो 30 पे वो एंड नहीं ना हुआ। अप्रैल वाला होता तो वो 30 पे एंड हो जाता, फरवरी होता तो 28 पे एंड हो जाता जी। जी वही बिल्कुल वही। और क्या, हमको नया कैलेंडर निकाल लेंगे काउंटिंग में। अच्छा, उसके बाद अगर सवाल में लिखा हो डिस्पोज किया है एसिड 18/9 को, 9th मंथ नहीं लेना, बस अगस्त तक डेप्रिशिएट किया। 29/9 को, लेकिन 30/9, ये 30/9 एक वाहिद डेट है जो कि सवालों में भी आपको मिलती थी। इसका मतलब यकम अक्टूबर 20 होता है, इसलिए तो सितंबर से निकल गया समझो। तो फिर हाँ, और आपको एडिशन हमेशा इस डेट पे मिलते हैं, यकम पे, मंथ के स्टार्ट पे सवालों में, और डिस्पोजल हमेशा इस डेट पे मिलते हैं। इसलिए आप ये पूरा मंथ सुकून से ले लिया करते हैं और आप ये पूरा मंथ भी सुकून से ले लिया करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, ड्यूरिंग द मंथ कोई डेट आ जाए, तो उसूल ऊपर लिख दिया होगा, ठीक है। तो 9, 30, 9, 20 अगर हो तो यही हमारे सवालों में हो रहा था, तो हम क्या करते थे, इसको 9/12 कर लेते थे, ठीक है। 1 मिनट जरा नीचे करता हूं। नॉर्मली एडिशन के वक्त यकम और डिस्पोजल के वक्त, मतलब मंथ, एडिशन के वक्त स्टार्ट ऑफ द मंथ और डिस्पोजल के वक्त एंड ऑफ द मंथ की डेट्स ही हमारे सामने आया करती हैं सवाल में। लेकिन अगर कभी ना आए तो फिर क्या करना है वो हमने देख लिया। ये कॉन्सेप्ट तो छोटा सा रह गया था। ठीक है, ओके, चलें अब आज वाले कल वाले सवाल पे आ जाएं। कामरान अकमल और उमर अकमल ब्रदर्स पे, स्नो ब्रॉस, सॉरी अकमल ब्रॉस, स्नो ब्रॉस किस किसने खेली है वीडियो गेमों की दुकान पे जाकर? अगर तो आप भी मेरी तरह ही हैं, मैं तो कुछ भी बात नहीं सोच रहा। थोड़ी देर बाद इनको ना, अभी सबको 18 पे कर दो, थोड़ी देर बाद इनको आके 22 पे कर देना, 23 पे। एक बार थोड़ा सा जरा रोजा ठंडा कर लें। जी बच्चों, आ जाए सवाल पे। अच्छा जी, सवाल करने की तरतीब क्या हुआ करेगी, जब याद रखिए जिंदगी के लिए हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे आप। रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल पढ़ना है, ताकि पता हो हम क्या ढूंढने निकले, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ हो जाओ, इसको बैग उठा लो, थोड़ा सा साथ करो इसको, बाइक गिरने वाला हो। तो रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल को 2 दफा पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है, उससे पहले नहीं। ओके, टाइम जाया नहीं होता, रीडिंग से टाइम जाया नहीं होता, टाइम बचता है क्योंकि सवाल प्लान हो रहा होता है। ओके, चलें। तो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, ये वाले लेजर्स बनाने हैं। हाइब्रिड वालों, आवाज मिस तो नहीं हो रही है? आवाज मिस तो नहीं हो रही? माइक 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 ऑन करके मुझे बताएं, मुझे ऐसे ही वहम पड़ गया। हाइब्रिड में आवाज मिस तो नहीं हो रही? वॉइस में ओके, ठीक है, चलें, ठीक है। माइक नहीं उनके पास, पहुंचाएं माइक यार। ओके, फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू मशीन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। कौन सा लेजर? मशीन का वो लेजर जो कॉस्ट शो करे, यानी एसेट अकाउंट। मशीन का वो लेजर जो, यानी एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर। और मशीन के मद में ही इसी सवाल में वो लेजर जो गेन या लॉस शो करे, यानी डिस्पोजल अकाउंट। तो ये 3 लेजर्स बनाने हैं हमने। अब अगर किसी ने गेन लॉस देखकर जनरल एंट्री से गेन लॉस निकाल दिया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ये 4 नंबर उसके जाया हो गए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने 3 लेजर्स, मतलब ऐसे डिस्पोजल 2 थे। सवाल आपने किया हुआ है, कुछ ये तसल्ली भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पास पेपर है 10, ठीक है जी। तो अकमल ब्रदर्स, भाई बातें मत करें यार, बातें करने की क्या बात है इधर। अच्छा जी, डिस्पोजल 2 अदद है।
एक सिंपल है, दूसरा थ्रू एक्सचेंज है। क्यों मुझसे जो है ना वो रोजे में मार खाते हो? रोजों के बाद खा लेना मार। मशीन्स अकाउंट नाम लिखना है, अब बनेगा एट कॉस्ट। ये डिस्पोजल का अकाउंट है, नहीं नजर आ रहा तो अभी नजर आ जाएगा। ये डिस्पोजल का अकाउंट है, मेरे पीछे छुप गया था या वैसे नजर नहीं आ रहा? ओके, ये मशीन्स अकाउंट है, ये डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट है, फिगर से बड़ी लिखूंगा। और ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। थाउजेंड्स में सवाल करेंगे जी इंशाल्लाह, रुपीज इन थाउजेंड्स। ओ माय गॉड, अभी तो ये भी पड़ा है, इससे अच्छा था वही कर लेते। रिक्वायरमेंट है ना जी, तो बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का। लेजर्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट एड्रेस हो गई। फायदा ये होगा कि सारा कुछ नहीं भी आता होगा सवाल में, तो जो कुछ आता होगा वो यहां पहुंचाने से नंबर मिल जाएंगे। शुरू करें सवाल? अच्छा, मैंने आपको कहा 2 दफा सवाल पढ़ के आपने शुरू करना है, लेकिन चूंकि आप घर से सवाल करके आए हुए हैं तो आपने पढ़ा ही हुआ है। पहले पॉइंट में ओपनिंग बैलेंसेस पढ़े, दूसरे में सिंपल डिस्पोजल है, तीसरे में डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, चौथे में कह रहा है मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड एट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो सवाल पहले आपने 2 दफा रीड करना है अच्छे तरीके से। चलें शुरू करें अब। पॉइंट 1, बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एज ऑन यकम जनवरी 17 वर 800 एंड 333 रेस्पेक्टिवली। पहली बार ऐसा हुआ कि एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग हमें स्टेटमेंट फॉर्म में मिला, वरना जितने सवाल आज तक हमने देखे थे क्लास में, ठीक है, वो टेबुलर फॉर्म में थे, टेबल बना होता था जी। यकम जनवरी 2017 ब्रॉट डाउन 800, इधर नजर आ रहे हैं अब? यकम जनवरी 17 ब्रॉट डाउन 333। यकम जनवरी 17 की वजह से साथ ही पड़ेगा। ओके, पॉइंट 1 डन। हाँ बिल्कुल, अगर इसका एक नंबर था ओपनिंग में, 0.5 तो एक मिल गया, जितने भी नंबर होंगे वो मिल गए। नेक्स्ट, अ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ एडिशन डिस्पोजल है, हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन यकम जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर 34,000 ऑन 30 अप्रैल 17। फिलहाल अगली लाइन को छोड़ो, वो अलग से समझानी है, पहले बाकी काम तो कर लें। ये अलग से समझानी है, ठीक है, अभी समझाता हूं, आपने काट नहीं देना, ये सवाल में अभी करते हैं। फिलहाल मैंने कुछ पा दिया ताकि इसको ना देखो। अब बुक वैल्यू गिवन है, एसेट जो बिका है, कॉस्ट गिवन नहीं है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मसला है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग नजर आना, ये निशानी है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो डिस्पोजल की कॉस्ट ही इसमें पड़ी है, वही निकालेंगे। अगर आप ये बुक वैल्यू यहां से निकालते हो तो फिर तो उसकी कुछ कॉस्ट वहीं पड़ी रह जाएगी, ये तो गलत हो गया। जब एसेट बिक गया है तो उसकी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल जानी चाहिए थी, लेकिन अगर कॉस्ट नहीं क्रेडिट करोगे, बुक वैल्यू क्रेडिट करोगे, तो फिर कुछ कॉस्ट वहीं पड़ी रह जाएगी, ये तो गलत है। इसका मतलब हमें डिस्पोजल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। बुक वैल्यू चल जाएगी, आज वैसे मैंने हैंडआउट में लिख दिए थे प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट यूजिंग बुक वैल्यू, लेकिन वो उस तरफ तो बिल्कुल नहीं पहुंच सके, बस इसको जरा अच्छे तरीके से करते रहे, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट को छेड़ के भेज दिया, कल फिर उसको पूरा करेंगे और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कॉस्ट डिटर्मिनेशन सिर्फ रह जाती है और रीवैल्यूएशन, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी। बहरहाल तो यूं समझ ले, आज भी किसी का पहला दिन है माशाल्लाह, हाइब्रिड में अभी भी। हाँ माशाल्लाह भाई, किधर थे भाई? एग्जाम्स तो हफ्ते को खत्म हो गए थे, तो फिर पैदल चले थे मुल्तान से, तो फिर आ जाते ना यार। आप लोग क्लास के बाद मिलो मुझे, जो भी हो। वैसे मैंने आज वालों की कारगुजारी भी लेनी है। कितने बच्चे कल आए थे जिनका कल पहला दिन था, वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़े रखिएगा, हाथ खड़े रखिएगा। कितने लेक्चर्स ले लिए? हाथ खड़े, हाथ खड़े, कितने लेक्चर्स ले लिए? ज्यादा नहीं हो गए? प्रैक्टिस की साथ, पक्की बात है, सब भाई जबरदस्त जी। बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, ऐसे तो रह जाओगे आप लोग, ठीक है। कम से कम 2 लेक्चर तो ले लेने चाहिए थे। सवाल पे आए वापस, ये बस आज और कल के 2 दिन है बस, ठीक है ना, ये खत्म करें बैकलॉग। बाकी जिनका आज पहला दिन है, शुक्र है आप लोग आए, हम तो आपके इंतजार में बैठे हुए थे। एक तो आपने पेपर्स के बावजूद एनरोलमेंट करा ली, ऊपर से 1 हफ्ता चलो फिर वो छुट्टी कर ली, फिर 2 दिन और छुट्टी कर ली। आओ ना जरा, आओ खुशबू लगा के। सुनना था खुशबू लगाना, रोजे में खुशबू लगाना जायज है। अच्छा सुनो,
ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। अब इस डिस्पोजल की बारी आई, इस डिस्पोजल की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन बुक वैल्यू अवेलेबल है और साथ के साथ डेट ऑफ परचेज भी अवेलेबल है। ये दोनों चीजों को होना जरूरी है। देखो बुक वैल्यू गिवन है और डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? अज्यूम करके चले थे कि जी इस दिन से 100 वाला एसेट इस दिन तक इतना बनता है, तो इक्वेट किया था। जब डेट ऑफ परचेज ही नहीं होगी तो वो कैसे चलेगा काम? इसका मतलब अगर सवाल में कॉस्ट मिसिंग है, बुक वैल्यू से निकालनी है, तो दूसरी चीज जो अहम जरूरी होना चाहिए सवाल में वो है डेट ऑफ परचेज। ठीक हो गया? चलो अब जी भाई कौन कटा रहा था? अच्छा, वर्किंग नंबर 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैसे तो ये भी निकल आती है, एक्यूमुलेशन इसी वर्किंग में एंड में निकालेंगे, लेकिन चलो फिलहाल मैं वही लिखता हूं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एंड वालों जरा ध्यान से देखना, इस वर्किंग को शायद थोड़ा सा छोटा करना ही पड़े ताकि आप लोग देखते रहे, लिख कर रहे जी। अज्यूम करें, कैसे निकालेंगे जी? कैसे निकालेंगे हम? अज्यूम करेंगे इसमें के कॉस्ट इज 100। ठीक है, किस दिन खरीदा हमने? तो यकम जनवरी 14 को ये एसेट खरीदा था, कितने का? 100 रुपए का। यार 2 एसेट है ना। अच्छा, यकम जनवरी 14 को एसेट खरीदा हमने 100 रुपए का। ठीक है, अब पॉइंट 4 में हमने पढ़ा, जाकर पॉइंट 4 में हमने पढ़ा मशीन आर डेप्रिशिएटेड एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। तो पहला साल है, बुक वैल्यू कहां से लाएं? कॉस्ट पे रेट लगना है। 31 दिसंबर 2014 आया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है 100 इंटू 15। पूरा साल इस्तेमाल हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। फिर तो जी कितना? 15। उसके बाद बुक वैल्यू आ गई 85। फिर 31 दिसंबर, हमारा साल 17। डेप्रीसिएशन 85 इंटू 15%, 12.2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेने हैं। ठीक है, 12.75। ये रेट्स वगैरह जो होते हैं ना, परसेंटेज, इनके ऊपर मैं कह रहा हूं ये करते हैं, रुपीस को तो राउंड कर देते होते हैं हम जी। 72.25। फिर जी 31 दिसंबर 16, डेप्रीसिएशन 72.25 पर 15%, 10.84, 61.41। जी हाँ, ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16 की, यानी यकम जनवरी 17 की। और मजे की बात, आज वाले सवाल में जो बुक वैल्यू डिस्पोजल की दी गई है वो यकम जनवरी 17 की ही दी हुई है। पढ़ो, मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14 हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन यकम जनवरी 17। जो हमने कल 2 सवाल किए थे उनमें डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन आज वाले सवाल में ये साल के पहले दिन की बुक वैल्यू है। कोई बात नहीं, हमने तो यही देखा था कि परसेंटेज एक तरह की हम निकाल रहे हैं। जब ये परसेंटेज हमारे पास निकल आती है तो जिस दिन मर्जी वो बुक वैल्यू दे दे, उस दिन के अगेंस्ट ये परसेंटेज इक्वेट करके हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो सवाल में हमें इस दिन पे खड़े होकर, यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर रुपीस के अंदर बुक वैल्यू दी गई थी जी। कितनी? 31.93। बेटा वो मैं 1000 में सवाल कर रहा हूं ना, मैं तो 1000 में सवाल कर रहा हूं ना। 31,935 को मैं तो 31.935 ही लिखूंगा। अब ये बुक वैल्यू है यकम जनवरी 17 पे सवाल की रुपीस में, हमारी बुक वैल्यू है 61.41 की। कल फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको कि अगर आप 31,935 की सामने परसेंटेज 61.41 है तो हम यूं कहेंगे, अगर 31,935 61.41 है तो इसमें से जोन से पॉइंट के ऊपर आप फिगर चाहिए, आप वो वाली परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, वो निकल आएगी आपको जी। तो फिर मैं क्या करूं लिखने के लिए? फिर क्या करूं? नीचे बैठ के ऐसे लिख लेता हूं। इतना लिखा होगा फिर सिर्फ। अब क्या कर सकता हूं मैं? गुजारा करो जी। कोशिश तो मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे करके लिखने की कोशिश तो कर रहा हूं जी। अगर इधर से लिखना शुरू करूं तो इधर वालों को रोला पड़ जाएगा। वैसे मुझे ऐसे लिखने की आदत भी कम है, इसलिए मैं फिर आदत के मुताबिक लिख रहा हूं। अच्छा सुने, बात ये हो रही थी, अहम बात ये हो रही थी कि जब ये रुपीस के अगेंस्ट हमने ये परसेंटेज निकाल लिया ना, जब ये रुपीस के अगेंस्ट परसेंटेज हमने निकाल ली है तो फिर इस पूरी लाइन में किसी भी पॉइंट के ऊपर हम वो फिगर निकाल सकते हैं। 31.935 को आपने 61.4 से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये फिगर चाहिए तो 10.84 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली फिगर चाहिए इसके, ये वाली फिगर चाहिए तो 72.25 से मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन। लेकिन फिलहाल हमें कौन सी फिगर चाहिए? कॉस्ट वाली, जिसके अगेंस्ट परसेंटेज कितनी पड़ी है? 100। तो हम इंटू 100 कर लेंगे जी। 52 ही कर लो, 52 कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया?
तो कॉस्ट तो निकला स्टेप 1 के लिए, लेकिन स्टेप 2 के लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी निकालते चले। ठीक है। अच्छा, कल ये किया था 52 माइनस 31.935, आज भी कर सकते हैं, बोलो। कल सवाल में बुक वैल्यू गिवन थी डेट ऑफ सेल की, आज सवाल में बुक वैल्यू गिवन है स्टार्ट ऑफ द ईयर की। हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी होती है डिस्पोजल की पूरी जिंदगी की, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की। अगर हम 52 में से ये 31 माइनस करेंगे ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी 1 जनवरी 17 तक की। हमारे साल में जो 2-3 महीने जितने भी इस्तेमाल होना है इसने, वो डेप्रिसिएशन इसमें शामिल नहीं होगी, तो इसलिए हमें मजीद डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब आकर देखो हमारे साल में कितने महीने चला। ये मशीन 1 जनवरी 14 को खरीदी थी, 1 जनवरी 17 को इसकी बुक वैल्यू इतनी थी, लेकिन ये बिकी किस दिन है? Having book value of इतने on Jacob was sold for 34 on 30th April 2017। ठीक है, तो सोल्ड किस दिन? तो फिर यहां पर 30/4/17 तक आपको डेप्रिशिएट। अच्छा अभी तो देखो, जब हमारा काम हो गया ना, तो हम अब इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, बस रुपीज वाले को उठाओ, क्या करना हमने इस परसेंटेज को, काम तो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम तो इसी 31, ये रुपीज है, रुपीज, ठीक है ना, ये ऊपर 100 वाली अज्यूम्ड कॉस्ट यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपको पसे में लिखने की जरूरत नहीं है। रुपीज 31.935, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए रेट में किस पे लगना होता है? बुक वैल्यू पे, और बुक वैल्यू यही अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटू 15% इंटू 4/12, आंसर इज, इसीलिए मैं वर्किंग कैसे घसीट लाया आगे, ताकि इसके नीचे भी वर्किंग आ जाता, कि आपको पता हो कि अब इसको हमने कुछ नहीं किया, अब नॉर्मल हो गया सवाल हमारा जी। 596 तो 60 ही हो गया ना, 596 है, तो जो 6 है उसको खत्म करने के लिए 9 को 0 करोगे तो 6 हो जाएगा ना, बस नहीं होता है। 1.596, इसको राउंड करना है तो इसने बढ़ के 60 हो जाना है। ठीक है, इसलिए 1.60 लिख लिया जी। 30.5, ये हमारे पास आ गई जी बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल की। अब आप इस कॉस्ट में से इस बुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो बिल्कुल सही आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी डेट ऑफ सेल की। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 52 माइनस 30.335, 21.6, इसका आंसर बताओ ना। मैंने इसलिए नहीं किया यहां पर, ये 2 पॉइंट्स में किया, इसलिए नहीं किया कि कुछ बच्चों ने ना घर पे पूरी फिगर में लिखा होगा सवाल, तो जरा वो चेक हो जाएगा उनका। जिन्होंने इसको किया हुआ राउंड 6-7 भी सही है, बिल्कुल सही है, गलती नहीं है। मैंने इसलिए लिख दिया कि जिन बच्चों ने घर पे रुपीज में सवाल किया, कितने बच्चों ने किया रुपीज में सवाल? काफी सारे हैं, तो उनको तसल्ली हो जाएगी कि 21,665 हमारा जवाब निकला, इसलिए मैंने ये कर दिया माजरत के साथ। ठीक है, सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। आप तो कह देते हैं अम्मा बाबा को, हाँ बड़ा भाई आपको पसंद ही बहुत है, हम तो हैं ही सुतेले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सभी बच्चे प्यारे होते हैं माँ बाप। चलें जी आगे। अब मेरे ख्याल में हम इस काबिल हो गए हैं कि डिस्पोजल, नहीं अभी भी नहीं हुए, एक चीज छुपाई हुई थी, अब उसको सामने लाते हैं। अच्छा बच्चों, डिस्पोजल कॉस्ट का लफ्ज आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि आपने डिस्पोजल का लफ्ज भी नहीं सुना हुआ था यहाँ पे आने से पहले, इंट्रो में नहीं थे ना। चलो अंदाजा लगाया था। डिस्पोजल कॉस्ट मैं आपको समझाता हूँ। डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं, पहले मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर पिछली क्लास में मैंने कहा कि जी ये इसी मिसाल के तौर पे हमने सोचा हम बेच देते हैं। फैसल टाउन में जाके बेचने लगे थे, किसी ने कहा यहाँ फैसल टाउन में बेचोगे तो 40,000 का बिकेगा, ठोकर न्याज बेग पे जाके बेचोगे तो 50,000 का बिक जाएगा। अब क्या करेंगे? ठोकर ले जाकर बेचेंगे ना, लेकिन ठोकर लेके जाने के लिए पिकअप वाले को 3,000 रुपया भी देना पड़ेगा। अब ये 3,000 रुपए क्या है? एसेट को बेचने के लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ी, डिस्पोजल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट। ना डिस्पोजल होता ना ये कॉस्ट होती, कोई कमीशन होता है। आपकी गाड़ी गड़बड़ है, आपने कहा एक बंदे को यार ये बिकवा दे 5% तेरा, डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, ना होता डिस्पोजल ना ये कॉस्ट होती। ठीक है, अच्छा ये एसी की बात कर रहा था मैं, तो एसी हमने 50 का बेचा, 3 पिकअप वाले को दे दी, तो हमें नेट में फिर कितने मिले? 47। ठीक है, ये मैंने वैसी तरह बात कर दी। बहरहाल डिस्पोजल कॉस्ट क्या होती है समझ आ गई? अच्छा जी, एक सवाल है छोटा सा, पिछली क्लास में हमने बनाया था वो, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। फिर पर्चे के लिए तो बेटा सिर्फ एक लाइन लिखवानी थी। अब आप ये ना कह दिया करें कि जी एक लाइन ही लिखवा दिया करें, फिर खाम खामे आप ऐसी लंबी कहानियां करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल वो थोड़ा ही आना है जो अब आपके सामने है। अकबर ब्रदर वाला ये तो क्या पुरानी बात हो गई, तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। एक सवाल है जी, कॉस्ट है एक एसेट की 150, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड मैंने बता दी, ये डेट ऑफ सेल तक की है। ठीक है ना, जो सवाल क्लास में बनते हैं ना उनमें कुछ बातें उस्ताद ज़बानी भी बता रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारी जिंदगी की इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया। ठीक है, फिर सेल प्रोसीड्स यानी कैश रिसीव्ड 100 रुपए है, और डिस्पोजल कॉस्ट मैंने मिसाल भी नीचे लिख दी, कैरेज या कमीशन वगैरह किराया वगैरह पड़ता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिस्पोजल कॉस्ट। ये कितनी है? 5 रुपए। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करने लगा हूं मैं जी। अच्छा बड़े हो गए अब आप ये काम शुरू कर दें। आप पहले एंट्री लिख लिया करें, पहले एंट्री लिख लिया करें। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर्स ढूंढा करें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, फिर सिंपल डिस्पोजल है तो कैश डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा।
ये लिखने के बाद अब फिगर्स जो मिलती जाए वो लिखते जाओ। इसका फायदा पता है क्या होता है एंट्री पहले लिखने का? मिसाल के तौर पे आपकी एक्यूमुलेशन की फिगर गलत निकल आई, कैश तो सही लिखा, एसेट सही लिखा है, डेबिट क्रेडिट तो सही किया है, ये नंबर तो लोगे, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चों ने चूंकि कॉस्ट ना निकली तो ये डेप्रिसिएशन भी ना निकाली मिसाल के तौर पे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो लेट्स से ठीक है, तो उसका दोहरा नुकसान होता है। एक तो कॉस्ट निकालने के मार्क्स कटते हैं, और दूसरा ये जो रेट से मल्टीप्लाई करना और सही फ्रैक्शन अप्लाई करना, इसके जो एक मार्क रखा होता है वो भी गया, ठीक है? तो रुकना नहीं है, पर्चे में जो समझ में आए करते चले जाना है, मार्क्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो बताएं जी, ये तो सवाल बना बनाया। एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे 150, एक्यूमुलेटेड अकाउंट में से डेबिट करेंगे 170, नहीं सिर्फ 70 हम तो करेंगे, ठीक है? नेगेटिव एसेट भाई ने बना लिया था, 100 का एसेट 150 का, 150 का एसेट 170 का डेबिट हो गया था। वी विल रिकॉर्ड कैश, मान ली मैं उसकी बात कर रहा, कैश कितना आया 100 जी, गेन लॉस, गेन है जी, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में 20 रुपीज गेन। लेकिन साथ ही हमें ख्याल आया तो यार 5 रुपए दिए भी तो हैं कमीशन के ब्रोकर को भी तो दिए हैं, ठीक है, सेल्स एजेंट को भी तो दिए हैं, तो उसकी एंट्री की आपने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कौन सा एक्सपेंस? डिस्पोजल कॉस्ट। मैंने डिस्पोजल कॉस्ट नहीं लिखा, अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, इसलिए मैंने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट लिख दिया है। ये एक्सपेंस कौन सा है जी? डिस्पोजल कॉस्ट, ये 5 रुपए से। मुश्किल आसान? प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स अगर मैं बनाऊं तो यहां पर मैं कहूंगा गेन ऑन एक मिनट, बीच में नहीं, कोई क्वेश्चन है तो बीच में नहीं, बात पूरी होने दो। गेन ऑन डिस्पोजल कितने? 20, और एट द सेम टाइम एक्सपेंस जिसका जो है डिस्पोजल कॉस्ट, दरअसल डिस्पोजल कॉस्ट ये कितनी है? 5। ठीक हो गया जी? आप बोले, कौन बोल रहा था? वो करते हैं, ये जो लिखा है इसकी समझ आ रही है? ओके, इतना बड़ा और नहीं देख रहे, समझते कर देंगे। यहां तक को मसला? प्रॉफिट लॉस में भी जो कुछ जाना देख लिया। ये भाई ने भी वही कहा, मैंने कहा सब्र कर जाओ, वही कराने लगे। दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे इन 2 हज़रात ने निशानदेही की कि भाई नेट में तो हमें 47,000 ही मिला था, बोलो, या यहां पे बात करें तो नेट में तो हमें 95 रुपए ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम सेल प्रोसीड्स ही नेट 95 जनरल एंट्री में शो कर दें, करके देखते हैं जी। पहले एंट्री लिख लेते हैं जी उसी तरह से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट अकाउंट में से गया 150, एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में से गया 70, कैश को आप 100 माइनस 5 नेट कर दो और 95 को यहां डेबिट करो। गेन ही है अभी भी, लेकिन गेन है 15। लेकिन अब डिस्पोजल कॉस्ट की अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल जो आएगा वो 15 का आएगा, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी देखें तो 20 की एक इनकम है और 5 का एक एक्सपेंस है, तो नेट में 15 की इनकम ही है, बोलो, और यहां पे वही नेट इनकम आ गई। तो सेहत पे तो असर पड़ना कोई नहीं है जवाब की, तो क्यों ना फिर आसान काम कर लिया जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए होगी सेकंड वाला सिनेरियो, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। वैसे आईकैप अपनी किताब के अंदर पहले वाला लिखता है, बाय द वे बता दूं, लेकिन दोनों ही सही हैं, मार्क्स तो कट नहीं सकते, इसलिए हम तो आसान वाला ही करेंगे। आईकैप ने अभी जो अपनी किताब के अंदर सवाल जो दिए ना एंट्री, वो इसी तरह से दिए जो ये पहले वाला है ऑप्शन, ठीक है, यही किया है। और क्या वर्किंग मतलब? ये वर्किंग मींस ये सेल प्रोसीड्स लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इक्वल नेट सेल प्रोसीड्स, ये मेरी वर्किंग है। अब आई एम सीरियस, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, वर्किंग के लिए जरूरी नहीं है वर्किंग 1 लिखो, नीचे वर्किंग में जाओ, अंग्रेजियां लिखो। वर्किंग का मतलब ब्रैकेट में भी लिख के बता दो, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू ये, बस ये वर्किंग है, दिस इज अ वर्किंग। बल्कि यही वर्किंग करना है जहां तक मुमकिन हो, टाइम बचता है। फिर जहां फंस जाओ डिटेल्ड वर्किंग हो, फिर जाओ वर्किंग नंबर 1 प्लान, वर्किंग नंबर 2, इस तरह से फिर उधर तब जाओ। अच्छा जी, ये तो थी ऐसे ही गपशप समझाने के लिए, हैंड आउट में ऐड कर दूंगा इसको। ये हमने क्या किया जी? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। बस ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट। अच्छा जी, ये तो था समझाने के लिए, पर्चे में ये थोड़ी लिखने बैठ जाना है हमने, पर्चे के लिए तो बस एक उर्दू में लाइन लिखेंगे हम। लिखें अब, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो, 2 मिनट नहीं ठहर सकता मैं, तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं खोला हुआ था। अगर सवाल में
डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स या ब्रैकेट में लिख लो कैश रिसीव, एक ही बात होती है, ठीक है ना, जो आसान लगे वो लिख लो। तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से, हाँ सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव में से लेस करके, सेल प्रोसीड्स में से कितने लिखा है? अच्छा इंग्लिश चल रही, सॉरी मैं भी कहूं ब्रैकेट में से नहीं आ रहा, हम उर्दू में पढ़ते हुए अकाउंटिंग हमें क्या पता नहीं क्या होता है जी। अच्छा तो क्या लिखवा रहा था मैं से तो पहले यार देखो रटा भूल गया, सबर करो, लेट मी देख। अगर सवाल में मैं देख लेता हूं, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट दी गई हो तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, कम करके लिखा हो तुमने, लेस लिखो, थोड़ी अंग्रेजी भी आनी चाहिए बीच में। अच्छा हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री स्लैश डिस्पोजल अकाउंट में इस्तेमाल करेंगे। जरूरी है जर्नल एंट्री से गेन लॉस निकाल रहे हो, डिस्पोजल अकाउंट भी तो बना सकते हैं ना, वहां पे भी यही ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम उसे कहां थे, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री स्लैश डिस्पोजल अकाउंट में इस्तेमाल करेंगे। पर्चे के लिए बस ये लाइन याद रखनी, ठीक है, बल्कि याद क्या रखनी आपको होगी याद, क्या समझ नहीं आया, लिखा हुआ समझ नहीं आया, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये समझ में आता है, ये तो फिर लिखा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, लिखा समझ नहीं आता, फिर बोलता हूं उसके लिए। अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो तो हम उसे सेल प्रोसीड यानी कैश रिसीव जो हुआ है उससे नेट करेंगे, 50 माइनस 3 47 कर दिया, ठीक है ना, तो हम उसे सेल प्रोसीड से नेट करेंगे। अब जो नेट फिगर आई है 47, ये सवाल में जो आई थी 95, इसको हम जनरल एंट्री में इस्तेमाल करेंगे, या अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका गेन लॉस नेट हो जाएगा इससे। अच्छा यही वाला काम मैं इस सवाल में क्यों नहीं समझा रहा था, असल में इस सवाल के अंदर मसला यह था कि पहले गेन आ रहा है लेकिन इतना थोड़ा गेन है कि जब डिस्पोजल कॉस्ट को नेट करते हैं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट समझना जरा मुश्किल था, इसलिए इस आसान सी एग्जांपल से आपको समझा दिया और उसूल बना लिया। अब पर्चे में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो हमने सिर्फ क्या करना है, उसको सेल प्रोसीड में से नेट करना है और जनरल एंट्री या डिस्पोजल अकाउंट जो बना रहे हैं वो कर लेना है। अब वो डिस्पोजल कॉस्ट के आने की वजह से पहले गेन था कम हो गया, गेन था लॉस में कन्वर्ट हो गया, लॉस था बढ़ गया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, जो भी होगा वो सही होगा क्योंकि हमने जुगाड़ लगा लिया इसका, ठीक है ना। ओके तो अब अपने सवाल पे आ जाए, ये सेकंड पॉइंट नहीं रुला दिया, आगे आसान है सवाल, इसमें तो 2-3 चीजें जरा नहीं थी ना, ठीक है जी। अब डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने के लिए हम तैयार हो गए हैं, ठीक है। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से 52 को क्रेडिट करेंगे और से डेबिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में। यहां लिखेंगे मठाइंस किस दिन, वही लिखा है, और यहां पर डिस्पोजल, लेकिन आज ना खैर से ये भी वर्किंग वन में फिगर निकली है, पहले सवाल में गिवन होती थी, ठीक है। स्टेप 2, हम इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में और क्रेडिट कर देंगे इसको ये भी वर्किंग वन से निकला है। हैदर ये नजर आ रहा है, गुजारा करना पड़ा यहां पे थोड़ा सा, माजरत, क्या आपको नहीं नजर आ रहा? इसमें तो मैंने कहा था वरना नीचे चले, यहां लिखता तो फिर क्या होता। अच्छा स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब इस सवाल के अंदर कैश 34,000 कह रहे हैं और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5,000 कह रहे हैं, ठीक है। तो उसूल क्या सिखाया है, 5,000 को आप एक दो सीट्स आगे बैठा करो, एंड पे ना आखिरी सीट छोड़ दिया करो खाली, ठीक है ना। एनरोलमेंट के हिसाब से कम रखी हुई है हमने जानबूझ के, कि आखिरी 2 सीटें भी खाली रह सकती हैं, आप लोग आगे बैठा करो, बहुत जगह है, ऐसे ही बस बोलो। सेल प्रोसीड्स में से डिस्पोजल कॉस्ट को माइनस करेंगे ताकि नेट सेल प्रोसीड निकल आए, फिर उन्हें यूज कर लें। तो वैसे जरा डिस्पोजल है तो कैश आया, कैश डेबिट, तो डिस्पोजल अकाउंट, तो यहां पर आना है कैश ने, लेकिन उसकी वर्किंग एग्जामिनर को यहां पे शो कर देंगे। वर्किंग वाले भाई कहां गए, वर्किंग वाले भाई, ये वर्किंग 34 माइनस 5, ये अब 34 माइनस 5 लिखा, एंड वालों माजरा जगह जरा तंग है जी, ये मैं पूरा लिखता हूं, कितना जी 29, ठीक हो गया। ये 29 कैसे आया, 34 माइनस 5 करके, ठीक है। लो जी 3 स्टेप्स हो गए, सिंपल डिस्पोजल था। चौथा स्टेप क्या होता है इसका, बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस की होती है, तो गेन है लॉस है, और छोड़ो गेन लॉस में बोला करो, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी या क्रेडिट साइड पे, अच्छा फिर लॉस ही हुआ जी, लेकिन ना बोला करो, क्यों ऐसे खाम खा, पता लग गया ना, जरूरत नहीं, यहां पे तो लेजर के अंदर कौन सा लिखना है गेन लॉस,
गेन है या लॉस है, कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस बोलो। 3 जिन्होंने रुपीज में सवाल किया उनका 1333 का लॉस है, तो दोनों पॉइंट वाले भी ठीक हो गया, दूसरे भी ठीक हो गए। चलें आगे, ऐसी कर दें जी। अब आगे 22-23 पे क्लास हो गई, ठंडा हो गया। कह दें भाई, कह रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट 1 1 इसको 2 कह दें, बिल्कुल कह दें, जरूरत नहीं है वैसे, कहना है तो कह लें। तो फिर वहां भी लिख लोगे ना, यहां पे डिस्पोजल 1 लिखोगे, अगले में डिस्पोजल 2 लिखोगे, लिख लेना फिर 23 पे कर दो। अच्छा जी, मना क्या इकट्ठा बनाने से। ले जी पॉइंट 2 आखिरकार हो गया, मुबारक हो। पॉइंट नंबर 3, ऑन यकम जुलाई 17 हमारे साल के एन दरमियान में A machine having fair value of 40 on that date was exchanged for a, तो ये 40,000 जो है उन्होंने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड दे दिया आज जी, उसकी फेयर वैल्यू आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड was exchanged for a new machine. The balance of purchase price was paid through a check of, ये कैश पेड ही है, बस कैश नहीं है। अगर चेक है तो वो जहां पे कैश डेबिट होता है या क्रेडिट होता है वहां पे बैंक डेबिट क्रेडिट करके लिख देंगे, लेकिन डिस्पोजल के अकाउंट में कैश की बजाय बैंक लिख लेंगे। तो यूं हो जाओ ना, छोड़ दो उसको थोड़ा सा। नेक्स्ट, द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वॉज, ये क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, ठीक है। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65,000 ऑन यकम अक्टूबर 15। अब पुरानी की तो कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज गिवन है, सब कुछ चल जाएगा वैसे, लेकिन नए की कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था आई कैप को बहुत पसंद है, आई कैप को ये बहुत पसंद है, दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है। लेकिन हमने कल यही पढ़ा था कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ दे दे या फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड दे, हमें वही पसंद है। हम अगर दोनों की फेयर वैल्यू भी दे दे तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इग्नोर कर देते हैं, और हम कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड लेते हैं, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है? 40, कैश पेड कितना है? ये आपको पता है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है, मैं जरा मिटा रहा हूं, ठीक जी। 40 जमा 80 कितना हो गया जी? 100। ये है कॉस्ट ऑफ न्यू। सिंपल ट्रांजैक्शन थी, बस ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, मुश्किल जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब बस पुराने का डिस्पोज करना है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। पुराने की कॉस्ट है 65,000, खरीदा था हमने उसको यकम अक्टूबर 15 पे, यकम जुलाई 17 तक इसको लेके आना है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल डिडक्शन, यहां से करके अगर वर्किंग करें, अल्लाह करे पूरी भी हो जाए, हो जाएगी। चलेगी वर्किंग नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। आप कहते हो जी 1 और 2 लिखें, तो भाई देखो जब आपने वर्किंग 2 वहां लिखनी है तो रेफर हुआ पड़ा है जो वो डिस्पोजल 2 की है, डाटा सारा उसी का लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी बातों से, पैक्टी बातों से परेशान ना हुआ। जी किस दिन खरीदा हमने इसको? यकम अक्टूबर 2015। कॉस्ट किसकी थी? 65। पहला ईयर एंड 31 दिसंबर 15। डेप्रीसिएशन 65 इंटू 15% इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12 22 पॉइंट। बेटा कैसे हो सकता है 24.38 यार, 65 है ना, 2.44 बुक वैल्यू। यार ये बातें मत करो यार, बस कर दो, सब्र कितना करे बंदा। देख लो आप लोग स्ट्रेच कर रहे हो मुझे भी। इंटू 15% जी 39, तो फिर ये तो 10 ही बन जाता है। चलो 2 तक करो, 2 तक जी 53.17, ये बुक वैल्यू आ गई। अब ये 31 दिसंबर 16 की बुक वैल्यू है, जिसका मतलब यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू भी होता है। हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डेप्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन में भी इसमें यूज होना होता है, ठीक है। अब ये एसेट यकम जुलाई 17 को बिक गया, और यकम जुलाई है तो मतलब जुलाई तो नहीं ना लेना, 30 जून ही लेना है फिर, ठीक है ना। यानी 6 महीने डेप्रिशिएट करना है इसको। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे 53.17 इंटू 15% इंटू 6/12, 3.98 तो 3.99 हो जाएगा, फिर 4 ही हो जाएगा। 4 हो गया जी, 4.0 हो गया। 3.99 कितना बोला आपने? 988 था, ये पहले
99 हो गया और फिर लिखना है 3.99 ही लिखना है। चलो ठीक है भाई, ये लो 3.99। बुक वैल्यू 49.18। हैदर एंड कंपनी कुछ गुजारा चल रहा है अभी? बेहतर है तुम आगे आ जाओ ना यार, तुम्हारी नजरों का थोड़ा मसला है। इसको इस रो में बिठाओ यार, मेरे साथ हो। आज से आखिरी सीट पे बैठना तुम। बाकी किसी को मसला तो बता देना, सीट चेंज कर देता हूँ। आखिरी रो तो बिल्कुल ही छोड़ दिया करें, ठीक है ना? ओके, नजर आता है तो ठीक है, कंफर्टेबल है तो कोई मसला नहीं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 65 माइनस 49.18 15 पॉइंट। शुरू करें जी अब कार्रवाई अपनी। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 65 से और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यकम जुलाई 17 मशीन्स, यकम जुलाई 17 डिस्पोजल। स्टेप 2 में इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15.82 को 82 को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। वर्किंग 2 में निकाला है। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब ये एसेट बिका नहीं है, एक्सचेंज हुआ है और बदले में हमने कुछ कैश पे किया है, थ्रू चेक पे किया है। कितना? 80,000। तो एसेट एक्सचेंज हुआ है, कैश भी पे हुआ है, कैश या बैंक क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। आज यहां पे बैंक लिख लें 80। आप लोग सवाल कम करते हैं। सुबह वाली क्लास में बच्चे ने सवाल किया, सर अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाती है इस ट्रांजैक्शन में तो बताओ किसमें नेट? कैश में से नेट करते, वो कैश भी जा रहा है, ये कैश भी जा रहा है, नेट करते, ऐड कर देते। अगर डिस्पोजल कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन में आती तो अब क्या करते? कैश में, क्योंकि ये कैश भी 80 भी पे हो रहा है और वो डिस्पोजल कॉस्ट भी पे होती तो बस ठीक है, वो भी कॉस्ट ही है, ठीक है, तो क्रेडिट उसमें मतलब कैश क्रेडिट में कर देते जी। नहीं, बैंक में, ये बैंक में से पैसे गए हैं और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट किए, मशीन में क्यों आना है? तो 80 कॉस्ट नहीं है ना, वो कर लेंगे, वो अगले स्टेप में जाना है। अभी मैं तो तीसरे स्टेप पे पहुंचा हूं। बीच में एक बात याद आ गई तो मैंने कहा चलो वो कह दूं, भूल ना जाए कि अगर इसमें डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो आपने उसको सेल प्रोसीड में उल्टा, सेल प्रोसीड नहीं है ना, कैश पेड है, तो कैश पेड में इसको भी ऐड करके लिखना, ठीक है ना? सही है। अच्छा, तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, स्टेप 2 में एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, स्टेप 3 में कैश पे हुआ, रिकॉर्ड हुआ, स्टेप 4 में हमने नए एसेट की कॉस्ट को ऐड करना है। तो एसेट अकाउंट में जाकर हमने ऐड करना जब चाहा तो एग्जामिनर को वर्किंग शो करनी पड़ी हमें कि जी 40 + 80 ये एसेट अकाउंट में बेटा आता है। 40 + 80 ये 120 जो है ये मशीन के अकाउंट में आना है। यहां पर हमने क्या लिखना है? डिस्पोजल। आपने नीचे जो लिखना मर्जी लिखो, अब मेरी बस मैं तो ये लिखा करूंगा। आपने कल कहा था ना आपको कि लिख लेना एडिशन थ्रू एक्सचेंज या जो भी लिखना चाहो, लेकिन बस यही लिखना चाहिए, वैसे तो सही यही है, तो अगर समझ आने लग गई तो बस ये लिखा करो, ठीक है। स्टेप 4 हो गया, ये मशीन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, ये ओल्ड की कॉस्ट, ये न्यू की कॉस्ट। मसला क्या है? 120 आ गए। ओ मेरे दोस्त क्या देख रहे हो? देख लो, तुम सोल्यूशन चेक कर रहे हो, बाद में करना घर जाके। अभी समझ आ रहा है इसका? ये एसेट की कॉस्ट, ये इधर जी। क्योंकि वो मशीन पुरानी की फेयर वैल्यू थी, जब पुरानी और नए दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम नए की फेयर वैल्यू इग्नोर करते हैं। कल पढ़ाया था, ये नए की इग्नोर करके 130 गया हूं, पुराने वाली को पता नहीं वो सोल्यूशन किसी और तरीके से हुआ ना, एक और लड़का भी बैठा हुआ। अच्छा छोड़े जी, ठीक है, ये क्लियर है, ये कल पढ़ा था ना। बैलेंसिंग बताओ किधर? फिर क्रेडिट साइड में 9 पॉइंट, हद हो गई, फिर लॉस। ले जी, कुछ रहा तो नहीं गया, कोई रहा तो नहीं गया। वर्किंग 3। अच्छा देखो, आप लोग छोटे छोटे चीजें को सीखते सीखते यहां तक पहुंचते हो तो जी बेटा मार्क्स इंटू 1.8, ठीक है ना? अभी समझा के कर रहा हूं, ये सवाल आपके सामने ठहरेगा नहीं, घर जाके बेशक करके देखना, लेकिन वो तो मजा नहीं ना कि जो मैं करवाऊंगा आप करके देख लेंगे जी। वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैंने तो 1 घंटा लगा दिया, इससे भी ज्यादा करवाते हुए, लेकिन मैं तो समझा रहा हूं। बीच में कोई एग्जांपल चल पड़ी, कुछ चल पड़ा, ये असूल लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, बातें की, गपशप लगाई, टाइम पास किया जी बेटा, जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख लो। किसने पूछा?
हाँ, आपका दिल करे तो लिखो, जरूरत नहीं है। आपको पता है इनमें से कौन सा एक्सचेंज है, तो उसको कैसे नहीं पता होगा फिर। वर्किंग नंबर बस लिखो, यहां पे लिखना पड़े, रेफर सही करना है जी। डेफिनेट एक्सपेंस निकालना है भाई, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, मेथड कौन सा है, तो फिर तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेंगे ना, हैं? अच्छा, तो वैसे तो मैं डायरेक्ट आज करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों की शक्लों को देखता हूं तो दिल करता है, मतलब प्यार आता है यार, यूं लिख दूं, बच्चे परेशान ना हो, कोई बच्चा है कि परेशान ना हो जाए। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट, ऐसे निकलेगी डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहला मसला है, सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स गिवन है, ये एसेट अकाउंट में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल गिवन है, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिडक्शन गिवन है, इन दोनों को नेट करो, क्या आता है? चाहो तो यहां पे 467 लिख लो, चाहो तो मेरी तरह यहां पे शो कर दो 800 माइनस 333, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है। अब इसमें से हमने डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू निकालनी है बच्चों। जो वैल्यू ये निकली है ना, माइनस डिस्पोजल की भी इसी दिन की, जिस दिन की ये वैल्यू है, 400 कितना बोला था आपने, 467 467, ये सारे एसेट्स की यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू है, तो इनमें डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू भी पड़ी है ना, वो भी निकालेंगे हम। तो किस दिन की निकालेंगे? यकम जनवरी 17 की, क्योंकि ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू भी यकम जनवरी 17 की है, तो इस डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू यकम जनवरी 17 की निकालेंगे, तो माइनस 31.935, ये तो सवाल में ही गिवन थी, 31.935। और दूसरा ये एक स्टेप, ये 49 नहीं ले लेना, 53.17 ओपनिंग बुक वैल्यू लेनी है, तो 53.17, यहां पे छोटा सा लिख भी दो, वर्किंग 2 से मैंने ये निकाला, इनटू जी आंसर 57.28, ठीक है। उसके बाद ऑन एडिशन, एडिशन एक है जी, यही एक्सचेंज वाला, लेकिन पहला सवाल है रेट में तो कॉस्ट पे ही लगना है, बुक वैल्यू पे तो नहीं लगना, ठीक है। इंटू 15%, यकम जुलाई को ये आया है, तो 6/12, 6/12 नहीं है, ये तो लिखने दो ना पहले जी, मैं कहा इधर 9/12 लिख लें। उसके बाद ऑन, अब वैसे तो ये काम इधर ऐसे करना था, 31 को ले आओ, 53 को ले आओ, लेकिन ये ऑलरेडी जितना जितना सही साल में इस्तेमाल हुए हमने डेप्रिशिएट कर रखे हैं वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में, तो वर्किंग 1 1.6, वर्किंग 2 में आखिरी डेप्रिसिएशन 3.99। एक मिनट बीच में ना एक्सक्यूज कराया करो यार, पहले काम पूरा करने दिया करो मुझे, जब मैं रुक जाऊं फिर सवाल किया करो जी। 71 पॉइंट, डबल एंट्री करवा दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वर्किंग 3 में हमने निकाला 71.87 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। भाई मैंने कहा सवाल बीच में मत किया करें, अभी मैं रुकता हूं, आपसे पूछता हूं, जहां मसला होगा मुझे बताइएगा, ठीक है जी। 31 दिसंबर 17 क्लोजिंग बता दें 803। आप इंट्रो में ऐसे ही करते थे, पीआरसी में सवाल जहां दिल करता था कर लेते थे, सब्र किया करें थोड़ा सा जी। 360, क्योंकि एक चीज ना चल रही होती है कंटिन्यूटी में, उसको ब्रेक लग जाती है, 0.385 जी। अब नोट करने वाले नोट करें, सवाल करने वाले सवाल करें, जितने मर्जी। तस्वीर वाले जरा सब्र करें। हाँ सवाल कहां से था सवाल? आप अब सवाल पूछो, नहीं आप अब सवाल पूछो दोबारा, वो हमने यहां पे लिया। सिर्फ इतनी सी बात मैंने बतानी थी, लेकिन उस वक्त मैं रुकता तो सब बच्चे जो फ्लो में जा रहे हैं सब समझते वो सब डिस्टर्ब हो जाते, फिर उसका मुझे फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ता। तो जब बात चल रही हो थोड़ा सा पॉज लिया करें, क्वेश्चन को होल्ड किया करें। कैसा सवाल? 12 नंबर का सवाल था ये। आप चूंकि सीख चुके हैं ना, अब इस जैसी कोई चीज भी आएगी तो उसको आप कर सकेंगे, जल्दी कर सकेंगे, इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब थ्योरी थोड़ी बहुत वो ऐसे गवर्नमेंट का डिस्कशन कुछ सवालों के अंदर मांग लेता है, वो बस ही कर सकता है। बाकी ओपन बुक पेपर है, क्या डेफिनेशन लिखवाएगा आपसे, आप खोल के लिख लोगे, ऐसा थोड़ी करेगा आप। तो डिस्कशन मांग लेता है वो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कहता है एंट्री की बजाय अंग्रेजी में लिख के बताओ, तो उसमें फिर वो थ्योरी, उसको थ्योरी कह सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, स्टैंडर्ड्स की हेल्प भी लेंगे साथ साथ। टेस्ट कल कर लें फिर, इस वीक में तो हम फ्लेक्सिबल हैं ही, क्योंकि टेस्ट नहीं चल रहा, तो एक आध दिन और चलने दें, जरा ऑनलाइन वाले भी साथ मिल लें,
हो सकता है वरना अपने वीक में, अगले वीक से जब टेस्ट शुरू होने हैं, वेंसडे जो है हमारा टेस्ट डे है, हो सकता है पहला उसी में हो, ठीक है, लेकिन मैं कर लूंगा वो, मैं सोच लूंगा जी, एक्सक्यूज्ड होते हैं। क्वेश्चन ट्राई किया था घर पे, मैंने आपको कहा था, उसने सिर्फ गेन लॉस का कहा है, लेकिन आप जनरल एंट्री कर लेना। कल से आप दोनों ने इकट्ठा नहीं बैठना। हजरत इसको बता दें, एनकों वाले को, काले कपड़े वाले को, भाई आप बता दें इसको, कल से इकट्ठे नहीं बैठेंगे दोनों। अभी और भी एक दो पाबंदियां लग रही हैं, आप पे तो लग गई है, ठीक है, कल से इकट्ठे नहीं बैठना आपने, या मुझे लिख के दे देना आज क्लास के बाद सफे के ऊपर साइन करके कि हम नहीं बोलेंगे जब आप इधर मुंह करेंगे तो। फिर तुम्हारा मुंह उधर चला गया था, मुझे पता था, थोड़ी सी खा लो, रोजा नहीं टूटेगा उससे जी। फॉलोइंग हमें पढ़ेंगे और एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। पहली, कैश रिसीव्ड है या पेड है? रिसीव्ड है। ओरिजिनल कॉस्ट पुराने की 10,003, बुक वैल्यू 6.4, इन दोनों को नेट करें तो बुक वैल्यू आती है 3.9, ऐसी मैंने निकाल ली। 8.5 और नए की फेयर वैल्यू थी 7.1। कल हमने ये डिस्कशन की थी कि दोनों की फेयर वैल्यू दे दिया उसने, और पॉइंट 1 में कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज रिलायबली वेरिएबल, इसका मतलब दोनों की अवेलेबल है। जब दोनों की अवेलेबल तो अभी देखकर आए हम कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए ओल्ड की फेयर वैल्यू पकड़ेंगे, प्लस कैश पेड था, लेकिन कैश रिसीव्ड हो तो माइनस, यानी कि कितनी आएगी? 7.4। डन हो गया, ओके। सेकंड सिनेरियो में गए थे तो दोनों की फेयर वैल्यू दे दी थी उसने, और नीचे जाके कहा था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड यानी न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। तो मैंने आपको कहा था समझो यही अवेलेबल है न्यू वाली, ओल्ड वाली अवेलेबल नहीं है, तो फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बनी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही बन गई, यानी 9। और तीसरे सिनेरियो में फेयर वैल्यू दोनों देकर नीचे कहने लगा दोनों ही रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो हमने कहा इसका मतलब फिर दोनों अवेलेबल ना हुई, तो फिर अपनी बुक वैल्यू को पकड़ा था और उसमें कैश पेड को, लेकिन वो कुछ था ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ न्यू आ गया था 3.4 प्लस माइनस 0, तो यही कॉस्ट ऑफ न्यू थी। तो ठीक है, अब ये 3 कॉस्ट थी जिनकी लड़ाई कल हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस की थी, और मैंने कहा था ये जनरल एंट्रीज कर लेना, ये मैं आपके लिए घर से करके ले आया था, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा घर जाके, अभी भी कर सकते हैं, एक नजर डाल ले अपने होमवर्क पर। हाँ नहीं, लाइन भी ना छोड़ो, और अगर लाइन रह गई है तो बस पड़ी रहे, एंट्री तो बैलेंस ही है, कोई मसला नहीं। जैसे मेरी लाइन रह गई है, कैश पे करें तब प्लस करना, जब रिसीव होता माइनस करना, किसमें? कॉस्ट ऑफ इनकम जी, कैश पेड नॉर्मल यही है ना, वो नॉर्मल वाला याद रखो, नॉर्मलिटी खुद ब खुद ऑपोजिट चलेगी। नॉर्मल क्या है? आपने नया एसेट जो खरीदा, नॉर्मल सिखाया था, वो कुछ कितने में पड़ा जी? पुराना प्लस कैश, ठीक है। अब ये याद रहेगा, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। अब अगर कभी नॉर्मलिटी आएगी तो माइनस कर दोगे, याद एक ही रखो, दोनों ने याद करो, और नॉर्मल वाली चीज याद है आपको, ठीक है ना, कि हमने 120 वाला एसेट खरीदा, जाके एक्सचेंज किया, उसमें पुराना अपना, वही कासिम वाली एग्जांपल ध्यान में लाओ, हमने 50,000 वाला मोबाइल लेने का इरादा किया था, हमारा मोबाइल उसने 1200 में रखा था, तो हमने 48,800 पे किए थे, नए की कॉस्ट वहां पे 50,000 पड़ी थी, ये कॉस्ट ऑफ न्यू है। अब इसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड दे देगा तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे जो डायरेक्ट गिवन है, बल्कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश करेंगे, तो वो एक याद रख लो, ठीक है। पहला लेक्चर, किन बच्चों का आज पहला दिन है? हाँ, ये हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें हमने इंट्रो थोड़ी सी पढ़ी थी। जब आप लोग पीआरसी पढ़ रहे थे ना पेपर देने के लिए, उन दिनों में हम भी इंट्रो ही पढ़ रहे थे, बस बीच में हमने डिस्पोजल कर लिया है, तो आपने कोशिश करके साथ मिलना है बस 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। हिम्मत है या छोड़ दे फिर? अभी से अगर हिम्मत नहीं है, 6 लेक्चर नहीं आप साथ मिल सकते, तो फिर रहने दें। क्या ख्याल है ना? हिम्मत मुश्किल काम नहीं है, अभी बहुत आसान है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, समझे। अच्छा जी, ये आपके सामने पेश खिदमत है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन मेथड्स। 3 चीजें इसमें गिवन है, कॉस्ट है, रेजर्व वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है। मैंने आपसे एक बात जब ये पढ़ाया था तब भी की थी, शायद एक आध बार दोबारा भी की, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है ये एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो एस्टिमेट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट एक एस्टिमेट है, या सर अन्य वाणी कर दे होते, कॉस्ट एस्टिमेट नहीं होती, कॉस्ट इज एन एब्स, जाग के बैठो, जाग के, कॉस्ट तो एक्चुअल है, कॉस्ट एक्चुअल है, हाँ, इसके अलावा बाकी सारा कुछ एस्टिमेट है, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट तो नहीं है, बस चुना लग गया। अच्छा, रेजर्व वैल्यू इज एन एस्टिमेट, ठीक है। कैसे एस्टिमेट है? एक मिनट, कौन मोटरसाइकिल तेज चलाता है? नाम क्या तुम्हारा? अब्दुल्ला। और कौन मोटरसाइकिल स्लो चलाता है? आप क्या नाम है? रेहान और अब्दुल्ला, इन दोनों ने जाके नया CD70 निकलवाया शोरूम से, 1.5 लाख का, आई थिंक बच्चों ने पिछली क्लास में बताया आ रहा है, 1.5 लाख रुपए का इन दोनों ने मोटरसाइकिल निकलवाया, और बाहर निकल के दोनों क्लास फेलोज ने इरादा किया
नियत की कि 5 साल तक इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन के बाद फिर कंपनी गाड़ी दे देगी। अब यूजफुल लाइफ क्या है? 5 साल। अच्छा, अब रेहान अच्छा बच्चा है, रोज सुबह उठता है, नमाज से फारिग होकर कॉलेज आने से पहले टाकी उठाता है, जाके साफ करता है बाइक को, हर महीने पाबंदी से वर्कशॉप पे लेके जाता है, जंप पे आहिस्ता से गुजारता है। हाँ। जबकि अब्दुल्ला भाई जो हैं, इन्होंने तो कभी सर्विस स्टेशन का या कभी वर्कशॉप का मुंह को देखने नहीं दिया, दूर से जंप देख के और तेज करते हैं कि मैं जंप से यूं करके गुजरूंगा, एक टायर पे भी चलाते हैं। अब स्टार्ट में दोनों ने 5-5 साल सोचा था कि ये बाइक चलेगी। 2 साल गुजरने के बाद हमने दोनों बाइक्स को बुलाया और मुआयना किया। इसकी बाइक देख के इसकी है ही नहीं थी। इसकी बाइक को देखकर हमने क्या कहा, या ये खुद क्या कह रहे हैं, भाईजान ये तो 5 साल और चलेगी, नई जैसी ही है, ठीक है। जबकि उसकी बाइक को देख के क्या लग रहा है, आज नहीं तो कल ड्रम की आवाज आएगी, टायर उधर, फ्रेम उधर, अब्दुल्ला उधर। चुप। अच्छा सुनो, तो रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जांपल दी यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू इन्हीं दो की एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। जब ये लोग निकले थे शोरूम से तो दोनों ने ये नियत जो की थी कि 5 साल बाद इसको हम बेच देंगे, 5 साल इस्तेमाल करना है, तो दोनों के जहनों में यही ख्याल था कि लाख रुपए की उस वक्त बिक जाएंगी, ठीक है। तो रेहान की बाइक को 2 साल बाद या 3 साल बाद जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार वैसे मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं, तुम्हारी तो 1.5 लाख की बिक जाएगी। और अब्दुल्ला वाली बाइक को देखकर कह रहे हैं तुम्हें 20,000 भी नहीं मिलने वाला। नाउ दिस इज एस्टीमेट चेंज। रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट। यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट। सही है। एक और चीज यहाँ पे एस्टीमेटेड है, वो भी बता दो। यूजफुल लाइफ बोल दिया है, दैट्स ए मेथड। कैसे यार, कैसे बात कर दी तुमने? चुप करो यार, चुप करो यार, एक बार एक लाइक कर लूं पहले। कैसे मेथड, कैसे यार? पहले कहीं सुना हुआ था, पक्की बात है तुमने सही, मैंने बता ओ नो सही कह रहे हैं भाई। डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट है। हमने एसेट को देखा, जर्मनी से एक प्लांट मंगवाया, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया और हमारा अंदाजा था कि अगले 20 साल तक ये फायदा देगा, लेकिन चूंकि मशीनरी है हर साल फायदा कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन 2-3 साल गुजरने पर हमने देखा यार जर्मन मशीन कमाल ही कर रही है, ये तो रवा होकर और अच्छी होती जा रही है, हर साल फायदा बराबर दे रही है। नाउ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला एस्टीमेट गलत हो गया, तो फिर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये तीन चीजें एसेट के मामले में जो हम डेप्थ से निकालते हैं, ये 3 चीजें एस्टीमेट्स हैं। यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिसिएशन मेथड। एस्टीमेट मतलब अंदाजा, अगर ये अंदाजा है तो फिर दे मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। सही है ना। तो क्या अकाउंटिंग क्या होगी वो तो बाद में बताता हूं, पहले जरा ये एक लाइन लिखी हुई देखें, क्या लिखी है आपके लिए मैंने। चेंज इन एस्टीमेट क्या होता है जी, मैंने अभी बात की, फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड। अब रह गए हैं 2 से 3 मिनट लीगल वाले, और 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लेने क्योंकि कॉस्ट की क्लास बच्चों की होती है, कल बच्चे मुझे डांट रहे थे बात तो। और लेकिन ये 2-3 मिनट में आपको पता है मैंने चेंज इन एस्टीमेट करा के भेजना है आपको, ठीक है। तो तैयार हैं? जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो जाए उस साल की डेप्रिसिएशन और फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन चेंज होगी। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको नहीं छेड़ना। यही तो चेंज इन एस्टीमेट है। हमारा एक स्टैंडर्ड है, एक टॉपिक है हमारा FR 1 में IAS 8, उसके तो 3 चीजें, एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, दूसरा प्रायर पीरियड एरर, तीसरा चेंज इन एस्टीमेट। वो दोनों वहीं जाके पढ़ेंगे, चेंज इन एस्टीमेट अभी बता रहा हूं, वहां पे भी जाके रिवाइज करेंगे, ठीक है। एस्टीमेट अंदाजा, अकाउंटेंट्स बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। आपने बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक पढ़ा था? क्या अंदाजा नहीं था वो प्रोविजन? अंदाजा था, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ले जाते थे, अगले पीरियड में एक्चुअल बैड डेट आते थे, एडजस्टमेंट हो जाती थी। कभी पिछले साल में जाके सही किया? बोलो, ठीक है। ऐसे ही आप अभी आगे बढ़ोगे, FR 2 में जाके आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। वैसे तो FR 1 के टैक्स के पेपर में भी टैक्स कैलकुलेट करना सीखोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, लेकिन FR 2 में भी ये सीखते हैं। अब जो टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं अपना एक अंदाजा लगाते हैं, जब टैक्स वालों को टैक्स पे करने जाते हैं तो कम या ज्यादा हो जाता है। वो कभी कहते हैं नहीं आप ज्यादा कैलकुलेट करना है कम दे दें, कभी वो कहते हैं नहीं कम है ज्यादा दें। तो ये भी क्या है, अंदाजा। तो अकाउंटेंट्स अभी आप बड़े होते जाएंगे, अंदाजे आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे अंदाजे अकाउंटेंट्स लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए, और जब कभी उन अंदाजों में चेंज आ जाए तो कभी भी पिछले सालों में जो हुआ उसको जाके नहीं छेड़ते हैं। अंदाजा जो था ठीक है, प्लस माइनस हो गया। जैसे मैंने आपको कहा एसेट 100 का है ना, तो 100 पे ही डेप्रिशिएट होना है, थोड़ा पैटर्न ही आगे पीछे हो रहा है ना, तो सही है। तो अगर कभी एस्टीमेट में चेंज आए तो जो पिछले सालों में हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ।
जिस साल में चेंज आया है उसको सही करो और फ्यूचर ईयर्स को उस हिसाब से चलाओ, जो चेंज आ गई उसके हिसाब से। इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट को अप्लाई करना प्रोस्पेक्टिवली। वहां जाके फिर लिखा हुआ भी देखेंगे चैप्टर में, फिलहाल जबानी काम चलाओ। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब रिट्रोस्पेक्टिव हो, पिछले सालों सही करके लाना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोस्पेक्टिवली जिस साल में खड़े हैं चेंज आया है, बस उसी साल की डेप्रिसिएशन चेंज कर लो, जो पीछे हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसको। सही है। अच्छा, अब बात यह है कि हमने एक एसेट खरीदा, उसकी लाइफ हमने अंदाजा लगाई 10 साल होगी। 2 साल गुजरे थे, अब उसकी लाइफ वैसे कितनी है? नहीं, 2 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग 8 साल है। लेकिन हमें किसी ने आगे बताया, आपके एसेट की हालत देख के नहीं लगता कि 8 साल चलेगा, 6 साल इसकी लाइफ है। इंजीनियर ने बताया, एवनी को लग रहा है तो गल मलना। असल में स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो एस्टीमेट्स हैं, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड या रेजिडुअल वैल्यू, ये चूंकि एस्टीमेट्स हैं तो इनको हर ईयर एंड पे रिव्यू करो। हर ईयर एंड पे रिव्यू करो। अगर इनमें कोई चेंज है तो फिर नए एस्टीमेट के हिसाब से काउंटिंग करो इस साल में, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठो तो, ठीक है ना। तो इसको हम रिव्यू करते हैं हर साल, समझ लो। तो हम जिस दिन रिव्यू करेंगे, लेट्स से मैंने कहा 2 साल गुजरे थे, 8 साल लाइफ बचती थी, लेकिन हमें क्या बताया गया? 6 बची है। अब एस्टीमेट चेंज हो गया। अब एस्टीमेट चेंज हो जाए तो अकाउंटिंग क्या करनी है? सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा घर पे भी आपने अप्लाई करना है, जो सवाल होमवर्क में देने हैं उन पे। सबसे पहले आपने चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालनी है। दूसरा, उसी दिन चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल लेनी है। क्या चेंज इन एस्टीमेट के दिन बुक वैल्यू, चेंज इन एस्टीमेट के दिन रिमेनिंग लाइफ। बस ये 2 चीजें आपके पास जब आ गई तो उस चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन की बुक वैल्यू को जो उस दिन रिमेनिंग लाइफ निकाली है उस पर डिवाइड करोगे तो उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी एंड ऑनवर्ड्स भी वही यूज होती जाएगी। ठीक है, तो 2 चीजें आपने कैलकुलेट कर लिया करनी है जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट निकाल लेनी है। जाहिर सी बात है, कल ये सवाल मैंने भी करवाने हैं, लेकिन आपने तो करने हैं। एक सवाल तो मैं भी क्विकली कराऊंगा 2 से 3 मिनट में, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट और रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। सर सलमान की आज तबीयत खराब थी तो उनसे मैंने 5 मिनट वैसे आज मांग लिया। वैसे मैं उनको क्या हूं सर, मेरी तौबा आइंदा नहीं करूंगा ऐसे, लेकिन कभी कभी हो जाता है। पर आज उनकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा था 5-1 मिनट तो आप रिलैक्स होकर बैठे, कॉस्ट वाले बच्चे 5-1 मिनट तक आप चले जाइएगा। ओके, हम सभी चले जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो चला सब नहीं जाना है। बुक वैल्यू एट द एस्टीमेट में चेंज आए, ये सब एस्टीमेट है, इनमें से कोई एस्टीमेट चेंज आ जाए तो जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, बस खत्म इसकी काउंटिंग। आगे यही यूज कर लोगे 2 चीजें। ठीक है, अभी देखते हैं, सवाल करके देखते हैं। अच्छा जी, देखें, ये असल में आज हमने एसेट अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया। मैं लिख तो लाया था बहुत, आपको पता है मैं जाना मतलब बड़ी नियतें करके आता हूं, लेकिन आप लोग काफी उनके ऊपर पानी फेर देते हैं। तो आज हमने नया एसेट अकाउंट बनाना सीखा है ना, होमवर्क में इसको करना है। ठीक है, हमने ये सवाल मैंने करवाना है अभी, ये 45वां होमवर्क में चला जाएगा इस जैसा, उसके बाद 46, 47, 48। ठीक है ना, ये नहीं है बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बनाना, कल सीखेंगे, फिर कल ये होमवर्क में करना, फिर एक और भी होमवर्क में डाल दूंगा साथ, और ये भी कल ही मैं खुद करवाऊंगा। ओके, तो आ जाए सवाल पे 44 जी, तैयार है? मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000। बातें नहीं यार, क्या तलवार लटकाऊं? मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12। लाइफ ऑफ एसेट इज 10 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 2,000 ऑन यकम जनवरी 14। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली। मसला हो गया, क्योंकि यकम जनवरी 12 को खरीदा गया एसेट, 14 यकम जनवरी 14 पे 2 साल पुराना हुआ था, रिमेनिंग लाइफ तो 8 बनती थी, पर वो क्या कह रहे हैं 6 है, तो एस्टीमेट में चेंज आ गया। अब बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज एस्टीमेट भी चाहिए, रिमेनिंग लाइफ भी, वो तुमने खुद बता दिया, वो भी हमें मिल गई। ठीक है, हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से वर्किंग करेंगे, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा जी। 44 क्वेश्चन, किस दिन खरीदा है हमने? कॉस्ट है इसकी 20,000। 31 दिसंबर 12 आया, डेप्रिसिएशन करनी है, स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, कितनी? 10। यारो मैंने तो अपना काम करने दो जी बच्चों। कितना आ गया? 1800। बुक वैल्यू 18,200। फिर जी 31 दिसंबर 13 आया, डेप्रिसिएशन 1800 और 16,400। ये जनाबे वाला आ गई बुक वैल्यू 31 दिसंबर 13 की, जिसको हम यकम जनवरी 14 भी कह लेते हैं। तो हमारे इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि ये हमें उस दिन की बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देगी। ठीक हो गया? अब भाई साहब इस दिन खड़े होकर यकम जनवरी 14 में खड़े होकर एस्टीमेट चेंज हुआ है, तो मैंने कहा 2 चीजें चाहिए हमें, एक बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, वो इस फॉर्मेट से हमें रेडीली मिल गई, और दूसरा रिमेनिंग लाइफ, वो है 6 साल। ठीक है, फिर देखते ना, फिर देखते सवाल को सवाल के हिसाब से देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अभी जो सवाल घर पे करोगे मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, परेशान हो क्या होगे, पर घर जाके ऐसे किया करो कि बस सर ने पढ़ा के टॉपिक खत्म कर दिया था, पर्चे में चले गए, वहां ही आ गया।
अब हमने बस जो भी है वो उससे करवाना करवा दिया, अब हमने जो करना है उसे पास फेल होना है, ऐसे करके कोशिश करते रहा करो। ये माइंड की एक्सरसाइज है, ठीक है। अगले दिन तो करवा ही देना होता है बेटा सारा कुछ छोड़ा हमने अभी तक ऐसा। अच्छा, आगे भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग पहले करते रहे। अच्छा जी, अब सवाल में गिवन थी जब डेप्रिसिएशन निकालने लगेंगे 31 नंबर 14 पर, तो अब 20,000 की बजाय 16,400 रेलेवेंट हो गया और रिमेनिंग लाइफ 6 साल। लेकिन एक चीज, रेजिडुअल वैल्यू वो 2,000 थी, खामोश हो गया, अब उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो क्या अज्यूम करें, जीरो हो गई है? अगर वो खामोश है तो इसका मतलब जो पहले थी वही है। अगर वो कह देता एंड रेजिडुअल वैल्यू हैज आल्सो चेंज्ड टू इतने, तो यहां पर हमने रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू लेनी थी, पुरानी वाली नहीं लेनी थी। लेकिन अभी चूंकि सवाल ने कुछ नहीं बताया, तो ये माइनस 2,000 ही करो, आंसर इज 2400 जी। बुक वैल्यू उसके बाद 1 साल और कर लेते हैं, यही सेम। अब अगर बच्चों अगले 6 साल तक कोई एस्टीमेट चेंज ना हो, तो अगले 6 साल तक हर साल यही फॉर्मूला, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है ना। अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो फिर इस दफा 14,000 पे रेट लग रहा होता है, एंड सो ऑन, आगे काम चलता जाता, ठीक है ना। 11,600 बस काफी है, ठीक हो गया जी। तो वैसे रिक्वायरमेंट तो सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस था इन 4 साल का। सवाल को देखो जाके क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, ऐसे ही है, लेकिन मैंने ये वाला फॉर्मेट पूरा बना दिया, फायदा ही हो गया ना उससे, ठीक है जी। अब आपने साथ में 45 करना है, 46, 7 और 8 करना है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।